जनमत पार्टी कुछ लोग हमें हिंट देते रहते हैं या मुंह खोल के ही कहते हैं कि आप मेंबरशिप लीजिए, पद लीजिए या वह कहीं न कहीं फिट हो जाइए। एक दो रोज़ पहले वीरेंद्र शाह कह रहे थे, कतार में है, जो नॉन रेजिडेंट मदेशी एसोसिएशन है उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में आई है। तो मैंने कहा देखिए, पहली बात तो है ये नॉन रेजिडेंट मदेशी एसोसिएशन, उसका नाम बदलिए, प्रवास जनमत संघ या ऐसा कुछ नाम रखिए, क्योंकि वो नाम उस समय दिया गया था जब स्वतंत्र मधेश आंदोलन, मधेश अलग देश का उस एजेंडा के साथ बात आगे बढ़ रही थी। तो अब तो बात नहीं है, अब नेपाल के संविधान के अंतर्गत रह के संघर्ष करने की बात है। तो उसमें कुछ ऐसा नाम दीजिए कि प्रवासी नेपाली कोई भी जुड़ सके। नॉन रेजिडेंट मधेशी एसोसिएशन का नाम बदल के प्रवास जनमत संघ या वो ऐसा ही कुछ नाम दीजिए। रह गई मेरी बात, तो मेरा सपोर्ट तो है। अब जो 2-3 चुनाव होने वाली है नेपाल में, उसमें मेरा 100% समर्थन जनमत पार्टी को रहेगी, पूरा सपोर्ट। तो वो तो है, मेरे तरफ से जो होगा वो मैं करूँगा। अब पद लेना बात मेरा जो है व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, उसके लिए सबसे उपयुक्त रास्ता रहता, ऐसे प्रशांत किशोर हैं नेपाल इंडिया में जो करते हैं, प्रशांत किशोर, तो वो तो उनका बिजनेस है, अपना टीम है आईपैक का के, वो जिस पार्टी को चुनाव में मदद करते हैं वो फी तीरती है और उसके आधार पर वो काम करते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टिंग करते हैं। तो मैं पैसा तो लूँगा नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल कंसल्टिंग है नहीं, लेकिन वो जो करते हैं मैं जनमत पार्टी के लिए वो कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। लेकिन मेरे लिए समाज सेवा रहेगा। लेकिन उनका स्टाइल जो है ही हैज़ टू फुल्ली एम्बेड हिमसेल्फ इन द पार्टी। जिस पार्टी को मदद करते हैं उसमें फुल्ली पार्टी के भीतर के लोग की तरफ बन जाते हैं, तब काम करते हैं। तो उस तरह हमें एम्बेड करना होगा, लेकिन सदस्यता ना लेके, विथआउट बिकमिंग ए मेंबर, पद ना लेके, सदस्यता ना लेके। और मेरे को अभी या बाद में नेपाल आके चुनाव नहीं लड़ना है, वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि उससे फर्क पड़ जाता है। न उधर जाके चुनाव लड़ना है, न यहाँ पर चुनाव लड़ना है, मेरा वो रोड मैप में है ही नहीं। बल्कि यहाँ मेरा एक ख्वाब है कि अगर जनमत पार्टी नेपाल में स्वीप करती है, 60% संसदीय सीट जीत के देशव्यापी काठमांडू में जाके सरकार बनाती है, तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो संघर्ष है मधेश का, नेपाल का, भारतवर्ष का, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, जो पावर स्ट्रक्चर है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ लीजिए, वर्ल्ड बैंक लीजिए, IMF लीजिए, और भी चीज़ें हैं, तो जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर है उसमें अब नेपाल में काठमांडू के पावर स्ट्रक्चर में जिस तरह मधेश को माइनस किया गया है, उसी तरह ग्लोबल स्तर पर पावर स्ट्रक्चर में भारतवर्ष को, नेपाल को उसी तरह माइनस किया गया है। तो काठमांडू में सत्ता में आइए, देश में चुनाव स्वीप कीजिए, काठमांडू में सत्ता में आइए, सत्ता के में आने के बाद हाथ में हाथ मिला के इंटरनेशनल स्ट्रगल में भी हमें साथ दीजिए। मेरा वो ख्वाब है, पूर्ण रूप से सहकार्य कीजिए। तो उसके लिए तो अभी तो पहले काम करना होगा, पहले तो चुनाव स्वीप करना होगा। अब जैसे मैंने इशू उठाया है डेटा कॉलोनाइजेशन का, उसके लिए काम करना होगा। नहीं करिएगा तो आगामी 30 साल में भारतवर्ष को $450 ट्रिलियन का चोरी होने जा रहा है। अमेरिका और चीन के जो बड़े बड़े टेक कंपनियां हैं, वो अभी तो 4G चल रहा है, 5G आया कि डेटा बहुत, अभी जितना डेटा प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द जितना डेटा कलेक्ट करते हैं वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। और वो सब चोरी करेंगे, खुद मोनिटाइज करेंगे, खुद उससे पैसा कमाएंगे। तो उसको हम, और मेरा ये मौलिक विचार नहीं है, वो उसको डेटा कॉलोनाइजेशन कहा जा रहा है। तो उस संघर्ष में आइए, शरीक होइए। लेकिन पहले काठमांडू कब्जा करेगा तब ना। तो वहाँ तक के लिए मेरे से सहयोग लेने का सबसे अच्छा तरीका है, जो काम प्रशांत किशोर करते हैं, तो
वो तो उनका बिजनेस है। मैं विशुद्ध समाज सेवा के किस्म से करना चाहूँगा, कोई पैसा का लेन देन तो रहेगा नहीं, उल्टे मैं बल्कि फंड रेजिंग में मदद करूँगा। तो उसके लिए वो पार्टी स्ट्रक्चर में, प्रवासी संगठन में, देश के, अभी तो मान लीजिए हम किसी से अगर कोई व्यक्ति है या बेंगलोर में है या जनकपुर में है या काठमांडू में है या दिल्ली में है या न्यूयॉर्क में है या शिकागो में है या लंदन में है, क्या फ़र्क पड़ता है, या कतार में है, क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे ऑनलाइन गप होता है। तो भौतिक दूरी तो मुलाकात तो किसी से होती नहीं है। कोई आदमी अगर न्यूयॉर्क में है तो मेरी उससे थोड़ी मुलाकात होती है। तो भौतिक दूरी की बात छोड़िए, संगठन या प्रवास में हो या देश में हो, वो संगठन का भी अपना सिद्धांत होता है। एक होता है मुद्दा, उसके बाद रणनीति। संगठन का सिद्धांत होता है चुनाव का रणनीति, कि इस रणनीति जाइएगा तो आपको 20 सीट मिलेगा, इस रणनीति से जाइएगा तो आपको 120 सीट मिलेगा, 140 सीट मिलेगा, 160 सीट मिलेगा, उसे फर्क पड़ता है ना। तो मेरे विचार में द बेस्ट वे आई कैन हेल्प जनता पार्टी, कि आप प्रशांत किशोर का जो उदाहरण है वो उदाहरण मानिए। मेरा भी नाम परमेंद्र कुमार है, पीके। तो पार्टी के राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर जो संरचना है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें फुल्ली इम्बेड करके उसमें हमको काम करने दीजिए। तो उस किस्म का अगर मेरा वो इच्छा है, मैं वो करना भी चाहता हूँ, लेकिन वो दो तरफा बात है। पार्टी को भी लगना चाहिए कि नहीं, हम इनसे ऐसा मत लेना चाहते हैं, इससे हमें मदद होगा। तो अगर बात मिल गई तो हम राजी हैं। बल्कि मेरे सदस्यता और पद लेने से घाटा है, मेरा स्पीड थोड़ा वो कम हो जाता है, मेरा इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो मेरा रोड मैप, स्पष्ट रोड मैप है, भ्रष्टाचार का मुद्दा पकड़ के आंदोलन करके देशव्यापी रूप से 60% सीट जीत के काठमांडू में केंद्र में सरकार बनाना। जो सब आप काम करना चाहते हैं मधेसी समुदाय के लिए, वो करने का वही एक तरीका है। अभी का जो रोड मैप है, अभी जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो 10-20 सांसद लेके जाइएगा और आप उल्टे मधेसी जनता को कहिएगा 5 साल कि देखिए आपने हमको वोट ही नहीं दिया तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उल्टे जनता को दोष देते रहिएगा 5 साल, तो क्या हुआ। अब जनता खुद समस्या समाधान कर सकती तो आपको वोट क्यों देती। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम समस्या समाधान कर देंगे, तो आपने ऐसा रोड मैप क्यों लिया कि आप चुनाव जीत भी गए। जिस समुदाय में आप कैनवैसिंग कर रहे हैं, वहाँ अगर बहुदलीय लोकतंत्र में होता है कि अगर 51% आपको मिल गया तो आप जीत गए चुनाव। वो 100% थोड़े जितना होता है। तो चुनाव जीतने के बाद भी काम नहीं कर सके तो कैसा रोड मैप हो। इसलिए मैं चाहूँगा भ्रष्टाचार का मुद्दा पकड़ के और आर्थिक क्रांति, मधेश आंदोलन का जो पहला संस्करण हुआ वेदानंद झा वाला, दूसरा संस्करण गजेंद्र नारायण सिंह वाला, तीसरा संस्करण उपेंद्र यादव वाला, फोरम वाला, ये चौथा संस्करण, और उन्हीं लोगों की तरह सिर्फ मधेश वाला मुद्दा पकड़िएगा, सिर्फ नागरिकता नेता कहिएगा, सिर्फ मधेश का मुद्दा, जो मधेश स्पेसिफिक मुद्दा है, सिर्फ वो पकड़िएगा तो उसी तरह विफल हो जाइएगा। सही रणनीति होगा कि ऐसा मुद्दा पकड़िए कि आप भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आर्थिक क्रांति का मुद्दा है, उस मुद्दा को पकड़ने से पूरा देशव्यापी शक्ति आ जाता है। खुद आप सरकार बनेगा, अकेले सरकार बनेगा, तो जो मधेश वाला जो मुद्दा है वो तो खुद करिएगा ना, दूसरे से मांगना नहीं ना पड़ेगा। दूसरे से क्यों मांगते हैं, तो सत्ता में वो है जो है उनसे मांगिएगा। आप खुद तक सत्ता में जाइएगा तो मांगना ही नहीं पड़ेगा। तब जो मधेश स्पेसिफिक मुद्दा है, जो पहला मधेश आंदोलन का, दूसरा मधेश आंदोलन का, तीसरा मधेश आंदोलन का जो मुद्दा है, वो खुद सॉल्व करिएगा, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो चौथा जो संस्करण चल रहा है मधेश आंदोलन का, उसको उतना मौलिकता दिखाना होगा। और मौलिकता तो है, जैसे कि गजेंद्र नारायण सिंह का था
हम संसदीय चुनाव लड़के संसद के भीतर संघर्ष करेंगे। उपेंद्र यादव ने कहा नहीं, हमको सड़क संघर्ष करना होगा। सीके राव तो जनता पार्टी का है कि वो सब बात की बात है, हम संसदीय चुनाव भी लड़ेंगे, संसद में भी संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़े आंदोलन भी करेंगे, लेकिन प्रथम काम है हम अच्छा से अच्छा संगठन बनाएंगे। संगठन ही क्रांति है। तो सीके राव तो जनता पार्टी का वो मौलिक योगदान हो रहा है अभी तक, और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। लेकिन कहा जाता है जैसे ही आइजैक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी देने वाले वैज्ञानिक ने कहा था कि आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, यानी कि हम बड़े बड़े लोगों के कंधों पर बैठकर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। यानी कि मैंने जो काम किया है फिजिक्स में, लॉ ऑफ ग्रेविटी, फोर्स वगैरह, तो मेरे से पहले जो वैज्ञानिक लोग जो काम किए हैं उसके आधार पर मैंने किया है। उन लोगों के काम के बल पर, उनके कंधों पर खड़े होकर मैंने वो काम किया। इसलिए तो अभी जो जनता पार्टी पहली चुनाव लड़ेगी स्थानीय चुनाव, तो स्थानीय चुनाव जो लड़ेगी तो स्थानीय इकाई है, तो थोड़ा बहुत पावर तो है। वो तो किसने दिया? वो तो इससे पहले जो मधेश आंदोलन कर चुके लोग हैं, जो अभी के जो जसपा वाले हैं अभी, उन्हीं लोगों ने किया है, उन्हीं लोगों का योगदान है। तब ना आप एक ऐसे स्थानीय चुनाव में लड़ने जा रहे हैं जहाँ की थोड़ा बहुत पावर है, थोड़ा बहुत बजट है, तो उन लोगों का योगदान है। उन लोगों ने वो संभव किया कि आप जिस स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए बड़े इच्छुक हैं, वो संभव उन लोगों ने बनाया है, उनका भी योगदान रहा। तो आई एम नॉट अपोज टू, मेरे को संगठन में कुछ लेना पड़े तो लाइक मैं ट्रैवल नहीं करता, तो संगठन में जो एक सीईओ टाइप रोल होता है, सीईओ तो एक कॉर्पोरेट शब्द हो गया, लेकिन ड्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है, कार्यकारी अध्यक्ष, तो उस रोल वो मेरे लिए सही नहीं होगा। एडवाइजरी रोल नहीं, लाइक हाँ, अगर आई थिंक मेरे को बार बार वही आता है, जो प्रशांत किशोर का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में हम पार्टी के संरचना में देश के भीतर देश के बाहर जो प्रवास संगठन है उसमें जो फुल्ली इम्बेड होकर के हम योगदान दें, वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आई कैन हेल्प। तो आई एम वेरी ओपन टू दैट, मैं वो करने के लिए पूरा तैयार हूँ। तो पार्टी की तरफ से भी इच्छा प्रकट हो, पार्टी की तरफ से भी इच्छा प्रकट हो, और कन्वर्सेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है बात सब, यू नो, लाइक अभी तो लोग आसानी से, अब फेसबुक मैसेंजर पर सब हैं, सिर्फ बटन दबाने की बात होती है, 2-4 मिनट समय मिल जाता तो लोग की बात हो जाती है। वो दुनिया भर में वो हाल है। जैसे 2 ही रोज़ पहले मैंने 2-4 लोगों को मैंने मार दिया था कॉल, विनय पजियार, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र शाह, कॉल कर दिया था मैंने, धीरज कुमार, ग्रुप कॉल कर दिया था। तो 4 लोगों ने फ़ोन उठाया, लोकेंद्र यादव। तो कन्वर्सेशन तो लोग सब में बातचीत होते रहे, ये तो अच्छी बात है ना। जिस तरह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो संगठन में कम्युनिकेशन वही बात है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होना आवश्यक बात है, उसी तरह कोई भी संगठन स्वस्थ दुरुस्त रहने के लिए संगठन के सदस्य लोगों का एक दूसरे से बातचीत बराबर होते रहना वो उतना ही आवश्यक बात है। वो संगठन का सर्कुलेशन सिस्टम हुआ कम्युनिकेशन, तो लोग का बातचीत होते रहना वो अच्छी बात है। तो छोटकड़ी में मैं वही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे से चाहते हैं और ज़्यादा सहयोग चाहते हैं, तो आई थिंक द बेस्ट वे आई कैन हेल्प इज कि मेरे को पार्टी में बगैर सदस्यता, बगैर पद लिए हुए प्रशांत किशोर के स्टाइल में फुल्ली इम्बेड होने दीजिए। दैट्स द बेस्ट वे आई कैन हेल्प यू, मेरे को लगता है। नेपाल में चुनाव स्वीप करिए, काठमांडू में सरकार बनाइए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष करना है उसमें मेरे को हाथ में हाथ लेके काम कीजिए, हाथ में हाथ मिला के।